ईरान के साथ इजराइल अमेरिकी जंग का आज 19वां दिन है और ये जंग और भीषण होती जा रही है। ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका ने उसके सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स और असालुल्लेह के तेल ठिकानों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में ग्लोबल मार्केट में हड़कंप इस हमले के बाद मच गया है और कच्चे तेल की कीमतों में इंट्राडे में ही $108 के पार हमने देखा कि कीमतें पहुंच गई। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इतिहास में इस तरह से एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स पर जो है अब तक हमला नहीं हुआ था, अब हो गया। तो क्या माने इसका मतलब क्या है? ईरान अपने दर्जनों टॉप लीडर्स गंवाने के बाद भी जंग में मजबूती से पलटवार तो कर रहा है, लेकिन इस तरह से अगर क्योंकि देखिए कतर की ओर से भी इस हमले की निंदा हुई है, क्योंकि अब कतर को लग रहा है कि ठीक उसके खाड़ी के उस पार जो गैस फील्ड है ईरान का, खाड़ी के उस पार गैस फील्ड है कतर का, दोनों साझा करते हैं। नॉर्थ उसके पास है, साउथ इनके पास है। तो क्या अब ईरान दूसरे देशों के एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स को भी निशाना बनाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में एक अजीब नए किस्म का डिसरप्शन आएगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब किस ओर ये दुनिया जा रही है। मेरे साथ खास मेहमान है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सुशील सिंघल सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर सिंघल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। जनरल कुलकर्णी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर सिंघल सर, ये हमने देखा नहीं सर इस तरह से कि आप एनर्जी स्टैब्लिशमेंट्स पर, वो भी इतनी क्रूशियल एनर्जी स्टैब्लिशमेंट जो कि जिनकी सप्लाई जो है आसपास के देशों की एक तरह से लाइफलाइन है। न सिर्फ ईरान की लाइफलाइन है पार्स का गैस फील्ड, बल्कि आसपास के देशों का, इराक का है, आपका टर्की का है, टर्की आपके नेटो में है। तो ये क्या कर रहा है अमेरिका और इजराइल सर? देखिए, बात ये हो रही है कि इस वक्त सब जगह डेस्परेशन मेरे को दिख रहा है इसमें कि जैसा कि हम जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जिट ढूंढ रहे हैं एंड इसराइल भी इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश में है। तो अभी तक जो हमले हुए हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हो रहे थे, पोर्ट्स पर हो रहे थे, एयरपोर्ट्स पर हो रहे थे। ले अभी जो पहला हमला ऑफ कोर्स अमेरिका ने पीछे किया, खार्ग आइलैंड में किया। ऑफ कोर्स जो उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस थे उस पर नहीं किया। लेकिन अब जो हालात, ऑफ कोर्स ईरान हमले कर रहा था जो कि अपने खाड़ी के देशों में उन्होंने ऑयल फील्ड और ऑयल एस्टेब्लिशमेंट पे किए हैं हमले। लेकिन अब पीछे इसराइल ने भी एक उस पर याद हो तो आपको ऑयल डिपो पे किया था, जिसका अमेरिका ने उनको कहा था कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो हमले होने शुरू हुए हैं, ये डेस्परेशन दिखा रहा है कि वो अब ऑयल फील्ड्स को भी कवर कर रहे हैं इस हमले में। उनकी कोशिश है कि मेरे ख्याल से कि ईरान जो सप्लाई कर रहा है अभी भी चीन को या कुछ देशों को, तो इकोनॉमिक उसकी हालत उसकी खराब करी जाए, क्योंकि उनकी कोशिश ये है मेरे ख्याल से कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो ईरान का और इंटरनल डिसेंशन इतनी हो जाए, इंटरनल प्रॉब्लम इतनी हो जाए कि सरकार गिर जाए। तो ये सब एफर्ट जो है, ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि कतार ने इसकी निंदा की है, क्योंकि वो भी कॉमन शेयर करते हैं इस फील्ड को। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये डेस्परेट एक्ट है और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म किया जाए और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प को एग्जिट मिले, उनको उसको एक ऑनरेबल एग्जिट मिले, ताकि वो कह सके कि मैं जीत गया। बट ये कह रहे हैं वो एग्जैक्टली आपने सही कहा सर, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि वो एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सम्मानजनक एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या ये सम्मानजनक एग्जिट इस तरह से मिलेगा? जनरल कुलकर्णी सर, साउथ पास गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। अगर आप इस पे हमला करते हैं, ईरान और कतर इसको साझा कर रहे हैं, 730 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस निकली 2025 में ओवरऑल। ईरान की घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। जैसा मैंने कहा कि टर्की और इराक के लिए तो लाइफलाइन है। अगर आप इस तरह से हमला करते हैं, प्रॉब्लम यह है, ठीक है आप जैसे तैसे एन केन प्रकारेण ईरान को आप घुटने पर ले आएंगे गैस स्टैब्लिशमेंट हमला करके, उसके बाद क्या होगा? ईरान पर ऑलरेडी इतने सैंक्शंस हैं कि छोटे मोटे मिसाइल हमले को भी रिपेयर करने के लिए उसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अगर बराज ऑफ मिसाइल्स का हमला हुआ तो फिर आप सोचिए कि गैस फील्ड को रिपेयर करने के ही लाले पड़ जाएंगे। तो क्या आप ये सम्मानजनक एग्जिट है को ढूंढ रहे हैं सर, या आप दुनिया में तबाही लाने की कोशिश कर रहे हैं? दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। नाचन सिंह जी को मेरा नमस्कार। सवाल ये है
कि ऑनरेबल एग्जिट की जब हम बात करते हैं, अब वक्त आ गया है अमेरिका को कि करो या फिर मरो। क्योंकि उसने इनिशिएटिव लिया है। मकसद अमेरिका का एक था कंट्रोल ऑफ ऑयल। अगर वो कंट्रोल ऑफ ऑयल, नॉट पोजेशन ऑफ ऑयल, और अगर पोजेशन ही अगर नहीं रहेगा, ऑयल ही नहीं रहेगा, तो क्या कंट्रोल करेगा अमेरिका। लेकिन वक्त अब ऐसा है कि ईरान ने जिस प्रकार से उनका टॉप लीडरशिप, अभी कल ही लालिजानी गए, सुलेमानी गए, उनके बसीज के कमांडर, इंफॉर्मेशन उनके जो लीडर है वो मारे गए, तो 3 टॉप लीडर्स गए। उन्होंने तुरंत बोला है कि हम 2 कतर में टारगेट्स को एंगेज करेंगे, 2 सऊदी अरेबिया में करेंगे, 1 यूएई में करेंगे, और आज रात कयामत की रात होगी इजराइल के लिए। तो ऐसी हालात जब हो जाता है, डेस्परेशन, अब ईरान के पास क्या बचा है। ईरान के पास सिवाय उनके मनोबल के, और वो भी मनोबल जो जिसको खुराक मिल रही है उसके मिसाइल से, और थोड़ा बहुत जो है हिजबुल्लाह तंग करने की कोशिश कर रहा है इसराइल को वहां से अपने रॉकेट्स के द्वारा। रॉकेट्स वहां पर है, काफी तादाद में है, पर लेकिन तभी इसराइल चलो मैनेज कर रहा है हिजबुल्लाह को लेबनान में। लेकिन यहाँ पर जिनके पास मिसाइल है, जिसके तकरीबन 60% मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद हो चुके हैं, जहाँ पे तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, टॉप लीडरशिप गई है, एयर सुप्रीमेसी नहीं है, एयर डिफेंस के कोई वेपन्स दे रहे हैं, उनके नेवल पावर नहीं है। लेकिन अब वक्त आया है, ईरान को लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ऑयल को कैसे वेपनाइज किया जाए, किस प्रकार से दबाव डाला जाए अमेरिका के ऊपर। ये ऑनरेबल एग्जिट अब चाहिए किसको, ईरान को चाहिए। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से ईरान अपने आप को अब साबित करे, नहीं तो ईरान इज डिस्ट्रॉयड। अब ईरान में रहा क्या, हौसला है, बुलंद है, जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, मनोबल बहुत ऊंचा है। तो उस मनोबल के लिए खुराक चाहिए, और खुराक मिसाइल की है, कब तक टिकेगी। और हफ्ता भर लगा लो, धीरे धीरे भी करेंगे। यानी कि ईरान के फायदे में है लड़ाई को खींचना, अमेरिका के फायदे में है लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना। और उसके ऊपर का अभी खर्ग आइलैंड है, अभी खर्ग आइलैंड में अभी तक उन्होंने ऑयल के जो अंडरग्राउंड कंटेनर्स है उनको अटैक नहीं किया है। 30 मिलियन बैरल का तेल वहां पर है। अगर आप देखें, अगर उसको चाहिए भी, उसको कैप्चर भी करना है, तो इतना आसान नहीं है। अभी अभी अमेरिका को 2 मरीज के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। 25 किलोमीटर दक्षिण में है फ्रॉम द कोस्ट लाइन, सो दे डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन सवाल ये है, ऑयल एंड गैस वेपनाइज द एंटायर थिंग टू पुट प्रेशर। ये प्रेशर का आपने बिल्कुल सही कहा सर। ऑयल एंड गैस जो वेपनाइज हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये एक तो इतिहास में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उससे अलहदा चीज़ है, अलग है। दूसरा, चिंताएं बढ़ा रहा है। और स्वाभाविक रूप से खर्ग में भी जो ट्रम्प साहब के बयान हैं कि भाई हम तो कभी भी उस पर वहाँ पर बम गिरा सकते हैं जस्ट फॉर फन, मतलब इस तरह के बयान अगर आएंगे एम्बेसडर सिंघल सर, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी भी तय हो पाएगी सर इन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में? आपने सही कहा, ईरान भी एयरपोर्ट्स पर मार रहा है, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर गिरा रहा है। वहाँ से भी कोई हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई रिस्पॉन्सिबल उनका जेस्चर रहा हो। बट जो अपर हैंड लिए हुए हैं, कम से कम उनसे तो हम रिस्पॉन्सिबल एक वॉरफेयर की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी रह गई है कि मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल वॉर, या जिसके मन में जो आ रहा है सर वो चलता रहेगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कहाँ जा रहा है ये युद्ध? देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आपने जो पॉइंट रेस किया दीपक, कि जो मॉरलिटी, रूल ऑफ लॉ जो होते थे, उस सब की, ये आजकल जो पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहे हैं उनमें कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। और क्योंकि इसके जो एनफोर्समेंट है, सबसे बड़ी समस्या है एनफोर्समेंट की। जो एनफोर्समेंट था वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास था, आईसीजे के पास था। लेकिन अब जो है, और उसको जो उनकी अपनी तो आर्मी है नहीं, या उनके पास कोई ताकत वैसे तो है नहीं कि भाई वो आप जो है उसको, जो किसी देश ने गलत काम किया था उसको आप जो है सजा दे सकते हैं। तो जो बड़ी पावर्स थी जैसे अमेरिका, वो रूल बेस्ड की बात करती थी, वो एनफोर्सर थे एक तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो एनफोर्सर थे वही कह रहे हैं कि भाई मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, कोई लॉ मेरे पे अप्लाई नहीं होता, जो मेरी मॉरलिटी है बस वही लॉ है। तो जब वो इंटरनेशनल ऑर्डर को बिगाड़ने में लग गए हैं जिन्होंने उसको बनाने में मदद की, और जो उनके एनफोर्सर थे, तो उससे क्या हुआ है कि यूएन भी टूथलेस हो गया है। कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी पास प्रस्ताव जाएगा तो परमानेंट मेंबर है वो उसको वीटो कर देते हैं, तो यूएन इनइफेक्टिव हो गया।
उधर जो है आईसीजे इनफेक्टिव है, क्योंकि वो कहते हैं हम जुरिस्डिक्शन नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानी जाती। यस सर। तो इस सब में क्या हो रहा है कि जो मॉरलिटी थी, इवन उस पर डाउट आने लगा है कि लोग जो है, देश जो है, क्या मॉरलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं। तो उसी का सबका नतीजा हम ये देख रहे हैं इन युद्धों में, कि कहाँ कहीं पर जो वेनेजुएला में कुछ हो रहा है या यूक्रेन में कुछ हो रहा है, इधर हम अब जो है यहाँ देख रहे हैं, ईरान में देख रहे हैं। ईरान ईरान भी वही काम कर रहा है। जी। लेकिन ईरान का मैं ये कहूंगा कि स्पेशली स्टेट ऑफ हरमुज में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम्म। उसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस सब बिगड़ी हुई हालात में कि हम बड़े रेस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। हम्म। और उन्होंने कहा है कि जो बयान दिए हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है केवल अमेरिका, उनके जो सपोर्टर हैं, और इजराइल, उनके यस। जहाजों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब देशों के जहाजों को हम अलाउ कर रहे हैं। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान, जबकि कमजोर देश है, आपने सही बोला सर। और वैसे भी वो इस केस में तो उनके ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने पहले हमला नहीं किया, तो उनके ऊपर कम से कम एक स्पेस बचता है कि वो दुनिया को ये कहें कि उनके जो भी जवाब हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लॉज के या उनके अपने सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट कुलकर्णी सर, आप अब आगे क्या लग रहा है सर, अगर हम समझने की कोशिश करें, ये युद्ध जो कहा जा रहा था कि हफ्ता 2 हफ्ता, क्या हफ्ते 2 हफ्ते में मामला ठीक हो जाएगा, जिस भी रूप में हो, प्रेशराइज करके, बम्बार्ड करके, डिस्ट्रक्शन करके, क्या उससे ये हफ्ते 2 हफ्ते हो जाएगा, या लग रहा है कि एक लंबे युद्ध के लिए, एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कंफ्यूजन के लिए हमें तैयार रहना होगा? देखिए दीपक, बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं होंगे तब तक अमेरिका को विक्ट्री वर्चुअली इम्पॉसिबल। बिकॉज कितना भी बम्बार्डमेंट कर ले, हम देख रहे हैं जितना ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रहा है, जितनी ज्यादा टॉप लीडरशिप मारी जा रही है, उतना उनकी हौसला अफजाई हो रही है, उतना ही उनका मनोबल ऊंचा हो रहा है। तो ऐसे इसमें, और स्पेशली जो उनका कमांड एंड कंट्रोल है, टोटली डिसेंट्रलाइज। अब ये कह रहे हैं कि साहब टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो गया, वैसे तो हो नहीं रहा। उन्होंने सारे प्रोविंसेस को अपना अपना जो भी उनके पास साधन है, उनको पूरी छूट है कि उनको अपने अपने टारगेट जो भी उन्होंने बताया है उसके ऊपर आधार पर वो चलते रहेंगे। चाहे कम्युनिकेशन ये हो जाए, साइबर सिक्योरिटी के द्वारा जो मर्जी कर लो आप। अब उन्होंने ठान ली है, हम तो मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम चिंता मत करो। इफ अमेरिका थिंक माइट इज राइट, सो वी नो आल्सो नो हाउ टू नाउ ब्रिंग पीपल ऑन देयर नीज। और इसमें द अटेम्प्ट बाय द इरानियंस इज रोपिंग द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया को इसमें लपेटो, पूरी दुनिया को अब इसका असर दिखाने दो। इट इज नथिंग टू डू विद अमेरिका और ईरान। Now Iran is trying to pressurize the entire America, Israel, so that the entire world pressurizes them कि come on, release the pressure. Because obviously ईरान कितना भी कह ले, 9 करोड़ का देश है जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ लोग तेहरान में रहते थे। Half of them have left Tehran. Tehran is totally destroyed. What is left of that old civilization? Right. Nothing. Despite that, लारी जानी के जनाजे में आप देखो लाखों लोग आए हुए हैं। वो क्या दर्शाते हैं कि कितना भी कह लो, उनका मोराल नहीं टूट रहा है, उनका मनोबल नहीं टूट रहा है। अब मनोबल नहीं टूट रहा है तो ऑब्वियसली अंडरडॉग्स होने के नाते पूरा विश्व का जो सहानुभूति है वो ईरान के साथ है कि भाई Iranians are the ones who are now being pressurized. Iranians are the victims and the other one is saying my way or highway. बड़ी ही विचित्र परिस्थिति बन चुकी है सर। मुझे लगता है कि दुनिया भर के इतिहास में जब युद्धों का इतिहास लिखा जा रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास लिखा जा रहा होगा, ये बड़ी विचित्र स्थिति वहाँ पर हो गई। आपने सही कहा सर, मोराल तो टूटा नहीं है, ऊपर से खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, आईजीसी वहाँ पर ज़्यादा मजबूत हुई है, लोगों का मोराल एक दूसरे के साथ अटैच हुआ है। तो वो वाला जो ऑब्जेक्टिव था यूएस का, वो तो पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। विचित्र परिस्थितियाँ क्या हैं कि अब यूएस में जो ट्रम्प के सहयोगी हैं वो ही अब उनका एक तरह से उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। यूएस के काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल ने, जो केंट साहब ने, आप भूलिए मत जो केंट का रिज़ाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो केंट की वाइफ आईएसआईएस के हमले में मारी गई थी, उनकी हत्या, एक तरह से हमले में, बॉम्ब में उनकी हत्या हो गई थी 2019 में। ये खुद आर्मी में रहे हैं, एक स्पेशल फोर्स में रहे हैं, एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव हैं और बड़ी महत्वपूर्ण। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारे को तो इमीडिएट थ्रेट था ही नहीं, आपने इजराइल के चक्कर में हमला कर दिया इसलिए वो। तो इस तरह से, और खाड़ी के देश, विचित्र परिस्थितियां क्या बन रही हैं, खाड़ी के देश कह रहे हैं अमेरिका को प्लीज़ ऐसे एग्जिट मत करो, ईरान को या तो तबाह कर दो, तहस नहस कर दो, वरना ये दोबारा उठ के हमारे लिए थ्रेट बनता रहेगा। तो बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है
पश्चिमी एशिया में। देखते हैं आगे क्या होता है, इसका विश्लेषण हम लाते रहेंगे बीच बीच में। फिलहाल आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एम्बेसडर सिंघल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनरल कुलकर्णी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।